हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो रहने वाली है पीजीटी हिंदी के लिए। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे केवीएस, पीजीटी, DSSB, NUS या एस्टेट पीजीटी के लिए। तो ये वीडियो है पीजीटी हिंदी वालों के लिए और ये है एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर हैं। तो इसे ध्यान से देखें और समझें। इसमें से प्रश्न आते ही आते हैं। एनसीईआरटी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ। तो देखिए, रजनी है पाठ का नाम और इसकी जो लेखिका है मन्नू भंडारी हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, रजनी नामक एकांकी की लेखिका कौन है? तो ऐसा आप सभी जानते हैं, मन्नू भंडारी ने लिखा था। और ये क्या है? एकांकी है, ये भी याद रखेंगे। एक अंक में किसका रिजल्ट निकलने वाला है? लीला का, रजनी का, अमित का, लेखिका का? तो देखिए, इसका है अमित का रिजल्ट निकलने वाला है। अमित किसका बेटा है? रजनी का, लीला का, मोहिनी का, सोहिनी का? तो है रजनी। ये है किसका बेटा है? रजनी का है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये है लीला का। रजनी तो वह एक समाज सेविका थी। इन्हें कहने का अभिप्राय ये है, उनके पड़ोस में थी। वैसे ये अमित है, उसको आंटी बोलता है, लेकिन वो एक तरह से देखा है तो समाज सेविका थी। उसकी प्रमुख पहचान किस थी? समाज से, वो समाज में गलत होते हुए नहीं देख सकती थी। अमित किस किस कक्षा का छात्र है? 5वीं का, 6ठी का, 7वीं का, 8वीं का? तो इसमें आप देखेंगे 7वीं कक्षा का छात्र है। अगर आपने ये पाठ ध्यान से पढ़ा है तो ये उत्तर आप आसानी से लगा लोगे। अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप मेरे साथ ध्यान से देखें और समझें और सुनें, तो आसानी से बगैर पढ़े भी आप इसे ठीक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अमित को कौन सी मिठाई पसंद है? बर्फी है, गुलाब जामुन है, लड्डू है, केसर मलाई है? तो अमित को केसर मलाई पसंद है और ये पाठ में दिया हुआ है। अमित के मैथ्स में कुल कितने अंक थे? 92 थे, 82 थे, 72 थे, 62 थे? तो किसमें? 72 अंक थे। किसमें थे? मैथ में। ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आप निःशुल्क तैयारी करना चाहते हो, जिसमें एनसीईआरटी आती है, हिंदी साहित्य या हिंदी व्याकरण आता है, तो आप मेरे साथ निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर चैनल के अबाउट में जाकर जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप लिंक भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ मेरे से आप चर्चा कर सकते हो किसी भी विषय से संबंधित है। और ये PDF प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम पर आप प्राप्त कर सकते हो। अमित के मैथ्स में कम आने का क्या कारण था? ट्यूशन न लेना, बीमार पड़ जाना, परीक्षा में लेट पहुंचना, सवाल गलत होना? तो ध्यान से देखिए, ट्यूशन न लेना। देखिए, अगर जिसने पाठ नहीं पढ़ा है और अगर वो तुरंत पेपर देने चला जाए, तो देखिए आप यही करोगे, सवाल का गलत होना। और कॉमन सेंस से देखा जाए तो होता भी यही है। लेकिन इस पाठ की समस्या क्या है? मूल समस्या दिखाई गई है कि ट्यूशन संबंधी है, जो प्राइवेट स्कूल के अध्यापक अध्यापिका हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें स्कूल से कम पैसे मिलते, कम सैलरी मिलते, इसलिए वो बच्चों को फोर्स करते हैं ट्यूशन लेने के लिए। तो इस पाठ की मूल समस्या ये दिखाई गई है। ठीक है। तो ट्यूशन न लेना, जब मिस्टर पाठक है जो इसमें क्या है, ट्यूशन नहीं लेता अमित, क्योंकि उसकी मम्मी पापा उसे मतलब उसकी माता जी से ट्यूशन नहीं दिलाती है, क्योंकि वो मैथ में इंटेलिजेंट बच्चा है, तो उसे ट्यूशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मिस्टर पाठक तभी उसको कम देता है, नंबर कम देता है, क्योंकि उसने ट्यूशन नहीं लिया था। अमित के मैथ्स के टीचर का क्या नाम है? मिस्टर शर्मा है, मिस्टर खन्ना है, मिस्टर पाठक है, मिस्टर राघव राय है? तो देखिए, मिस्टर पाठक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैथ के टीचर का क्या नाम? मिस्टर पाठक। हालांकि ये इसका मूल नाम नहीं है, ये क्या बोलते हैं, जिसको सरनेम बोलते हैं वो है। तो पाठ में इसका मूल नाम दिया ही नहीं है, सरनेम से ही बार बार इनका जिक्र हुआ है। मिस्टर पाठक 7वीं कक्षा के कितने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है? कितने बच्चों को 7वीं कक्षा के? 11, 15, 18, 22। तो ये है 22 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। कौन? मिस्टर पाठक। और किसने? 7वीं कक्षा के। देखो भाई, देखने में तो ये प्रश्न आपको क्या लगेंगे? बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि हम इसे कर सकते हैं। लेकिन कोई भी प्रश्न अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसे गलत करोगे। तो इसलिए आप NCERT के शॉर्ट प्रश्न जरूर पढ़ें
वहाँ से प्रश्न आपके आएंगे। और अब की बार क्या दिया है, जब भी आप अब ध्यान दें, एचएससी के जो टीजीटी के पेपर हुए हैं या एचपीएससी पीजीटी के पेपर आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें एनसीईआरटी को विशेष फोकस किया गया है। तो आप एनसीईआरटी को अच्छी प्रकार से तैयार कर देना। और क्लास देखो, अगर थोड़ी बड़ी चाहते हो तो कमेंट अवश्य करना कि क्लास मैम थोड़ी बढ़ा दीजिए या फिर इतनी छोटी रहने दीजिए, हमें जल्दी याद हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हो अपने जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तुरंत ट्यूशन शुरू कर दो वरना रह जाओगे, ये शब्द किसने किसको कहे। शब्द बार बार पूछे जाते हैं। रजनी ने लीला से, अध्यापक ने रजनी से, मिस्टर पाठक ने अमित से, हेडमास्टर ने श्री पाठक से। तो देखो पाठ में दिया गया ना कि अमित के कम नंबर आने का क्या कारण था, ट्यूशन न लेना। उसके अध्यापक का क्या नाम था, मिस्टर पाठक का। कितने नंबर आए थे, कितने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा, तो ये बार बार जिक्र हुआ है। तो अब आप खुद ही निशान लगा दोगे, ठीक। तो इसमें मिस्टर पाठक ने अमित से कहे थे कि ट्यूशन ले लो वरना मैथ में नंबर कम आ जाएंगे। क्योंकि व्यूअर तो ट्यूशन उनका एक व्यवसाय बन गया है। उन्हें ये नहीं कि बच्चा होशियार है, बच्चा इंटेलिजेंट है और उसने ये सवाल ठीक किया तो उसे नंबर दो, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो कई इंसान को अपने व्यवसाय के लिए अपनी ज़मीर को बेच देते हैं, इस पाठ में दिया गया है। अमित के स्कूल के वार्षिक परीक्षा संबंधी क्या नियम था। अमित का जो स्कूल था उसमें वार्षिक परीक्षा संबंधी क्या नियम थे, परीक्षा के परिणाम की घोषणा करना, वार्षिक परीक्षा को न दिखाना, असफल विद्यार्थियों की पुनः परीक्षा लेना, प्रथम स्थान पर रहने वाले छात्रों को पुरस्कृत करना। तो वार्षिक परीक्षा की कॉपियां न दिखाना, ये इसका उत्तर रहेगा। क्योंकि जब रजनी जाती है स्कूल में तो वो कहती है कि प्रिंसिपल से कि आप अमित होशियार लड़का है, अब वो उसके इतने कम नंबर आ ही नहीं सकते। उन्होंने कहा कि अगर आप नंबर कम आए हैं तो बच्चा कह रहा है कि इतने नंबर नहीं आने चाहिए थे, मेरे और ज़्यादा नंबर आने चाहिए, तो आप कॉपियाँ दिखाइए। तो इसमें प्रिंसिपल कहते हैं कि हमारे यहाँ पर ये रूल के खिलाफ है, हम वार्षिक परीक्षा की कॉपियाँ नहीं दिखाते हैं। हेडमास्टर के चले जाने पर अपना गुस्सा किस पर निकालता है। हेडमास्टर रजनी के चले जाने पर अपना गुस्सा किस पर निकालता है, रजनी। अब ये कहने पर रजनी वापस आ गई कि हम वार्षिक परीक्षा की कॉपियाँ नहीं दिखाते। रजनी पर, अमित पर, चपरासी पर, सरकार पर। तो भाई देखो जो कमज़ोर इंसान पर गुस्सा निकलता है। अब रजनी पर तो उनका गुस्सा निकला नहीं, अब क्या कहा, उन्हें चपरासी पर गुस्सा निकाल दिया कि उसे अंदर क्यों आने दिया मेरे बिना इजाज़त के। हेडमास्टर से मिलने के पश्चात रजनी किसके कार्यालय में गई, जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, राज्य शिक्षा अधिकारी, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। तो इसमें आपका डी रहेगा। हेडमास्टर से मिलने के पश्चात रजनी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के कार्यालय में गई थी। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का चपरासी रजनी को डायरेक्टर से क्यों मिलने नहीं देता है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का चपरासी रजनी को डायरेक्टर से क्यों नहीं मिलने देता। डायरेक्टर व्यस्त था, उसने चपरासी को रिश्वत नहीं दी थी, डायरेक्टर के कार्यालय में भीड़ थी, स्वयं डायरेक्टर ने मना किया था। तो देखो भाई उसने चपरासी को रिश्वत नहीं दी थी। चपरासी क्या करता था, जो रिश्वत देता था उसी को मिला था। हालांकि डायरेक्टर अंदर बिल्कुल फ्री बैठे, लेकिन चपरासी ने फिर भी उसकी पर्ची नहीं दी क्योंकि रजनी ने रिश्वत नहीं दी थी और वो चपरासी क्या था, रिश्वतखोर था। रजनी ने डायरेक्टर को अपना परिचय किस रूप में दिया था, अध्यापिका के रूप में, रिसर्च प्रोजेक्टर के रूप में, सामाजिक कार्यकर्त्री के रूप में, राजनेत्री के रूप में। तो इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रिसर्च प्रोजेक्टर के रूप में। देखिए रजनी यहाँ बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक कार्यकर्त्री थी, यानी सामाजिक कार्य, सामाजिक सुधार करने वाले थे कि उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी पैसे के, कोई उनकी ड्यूटी भी नहीं दी, फिर भी उन्होंने अमित को न्याय दिलाया और अमित जैसे बहुत सारे बच्चों को न्याय मिला। इसी के साथ जो अध्यापक थे उनको भी न्याय मिला, क्योंकि दिखाया गया ना कि पाठ में कम सैलरी देते हैं और ज़्यादा पर सिग्नेचर करवा लेते, तो ये भी एक समस्या थी। लेकिन उन्होंने उसका अपने रिसर्च प्रोजेक्टर के रूप में इसलिए दिया कि मैं रिसर्च करना चाहती हूँ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के कार्यालय में। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के कार्यालय के पश्चात रजनी किस कार्यालय में जाती, पहले वो हेडमास्टर के में जाती, याद रखेंगे। दूसरी बार डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के कार्यालय में जाती, अब तीसरी बार वो कहाँ जाती ये याद रखेंगे। किसी अखबार के दफ्तर में, जिलाधीश के दफ्तर में, मुख्यमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री के दफ्तर में। तो याद रखेंगे जाती है किसी अखबार के दफ्तर में। अब क्या है, उसे पता चल गया कि तुम्हें ऐसे न्याय नहीं मिलेगा आसानी से,
क्योंकि हेडमास्टर ने कॉपी दिखाने से मना कर दिया। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के कार्यालय में गई तो वहाँ भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो अब उसे लगा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना चाहिए और अखबार के माध्यम से खबर को फैलानी चाहिए, तभी लोग जागरूक होंगे, तभी न्याय मिलेगा। अखबार का संपादक रजनी को क्या कहकर उसका साथ देता है? मैं इसकी सूचना अखबार को दूंगा। एक अच्छा सा राइटअप तैयार करना। रजनी की सास की तारीफ करता है, उसके कार्यालय को समाज का कार्य बताता है। तो देखें इसमें रहेगा एक अच्छा सा राइटअप तैयार करता है। अब अखबार का संपादक क्या करता है कि अच्छा सा राइटअप के लोगों को जागरूक करने के लिए उस न्यूज़ छापता है और लोग जागरूक भी होते हैं, फिर मीटिंग वगैरह होती है और उसे मान भी लिया जाता है। आगे की पाठ पढ़ोगी आपको जानकारी होती जाएगी। सभा में अध्यापकों द्वारा ट्यूशन के संबंध में क्या तर्क दिया गया था? उन्हें वेतन कम मिलता है, वेतन देर से दिया जाता है, वेतन नहीं दिया जाता है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। सभा में अध्यापकों द्वारा ट्यूशन के संबंध में क्या तर्क दिया था? भाई देखो, ट्यूशन के संबंध में क्या तर्क दिया था कि अध्यापकों ने कहा कि हमारी ये मूल समस्या है कि हमसे सिग्नेचर तो ज़्यादा सैलरी पर करवाए जाते हैं, लेकिन वेतन हमें कम दिया जाता है। सभा में अध्यापकों द्वारा ट्यूशन के संबंध में क्या तर्क दिया गया था? सभा में ट्यूशन के कहा कि वेतन हमें कम मिलता है और सिग्नेचर हमें ज़्यादा सैलरी पर करवाए जाते हैं। तो इसका भी फिर समाधान होता है। वो अपना पक्ष दे रहे थे। भाई जब किसी तरह की कोई मीटिंग होती है तो पक्ष विपक्ष दोनों अपना तर्क रखते हैं, तभी न्याय मिलता है। रजनी अध्यापकों को क्या करने का परामर्श देती है? अधिक ट्यूशन करने का, अन्याय के विरुद्ध आंदोलन करने का, नौकरी छोड़ने का, प्राधान्यता का विरोध करने का। तो इसमें आपको दिया गया 19 का बी, अन्याय के विरुद्ध आंदोलन करने का। तो उन्होंने कहा कि रजनी ने कहा कि जब आपके साथ इतना अन्याय हो रहा है तो आप इसके विरुद्ध लड़िए, तभी आपको न्याय मिलेगा। ऐसे चुपचाप सहन करते रहे तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये किसी सभी के साथ होता है। अगर किसी भी के साथ ऐसा हो रहा है तो अपने अन्याय के विरुद्ध हमें लड़ना चाहिए। रजनी शीर्षक के अंग में किस समस्या को उठाया गया है? विद्यालय में ट्यूशन की समस्या, विद्यालय में वेतन की समस्या, शिक्षा के प्रचार प्रसार की समस्या, शिक्षा के गिरते स्तर की समस्या। तो यहाँ आपका आएगा विद्यालय में ट्यूशन की समस्या। हालांकि इसमें स्पष्ट है विद्यालय में ट्यूशन की समस्या, लेकिन अगर अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो कहीं न कहीं विद्यालय में वेतन की भी समस्या भी। प्राइवेट स्कूलों में कितना शोषण होता है अध्यापकों का। अगर आप में को पढ़ा रहा है तो देख सकते हैं कि कितना कम वेतन दिया जाता है, और जैसे आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है आपको 4-5 गुना सैलरी ज़्यादा मिलती है। तो एक से देखा जाए तो इनका अप्रत्यक्ष रूप से दोनों ही ये समस्या है। लेकिन हम पाठ में जो उत्तर दे उसके अकॉर्डिंग आपका ये आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप निरंतर क्लास चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।